So this is the second part of the lecture business combination. So हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था गुडविल कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उसके हमने दो मेथड्स पढ़े थे, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड और फेयर वैल्यू मेथड पढ़ा था हमने पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि आप जब भी कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं, वेदर आपने उसे पार्शली एक्वायर किया हो या आपने उसे फुल्ली एक्वायर किया हो, आपने जब एक्वायर किया तो उस टाइम आपने जो कंसिडरेशन पे किया वो वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ ई शॉप, इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। सो ये कई तरह से आप पे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि आपने कैश देखा, कैश से हम कैसे परचेज करते हैं, आपने देखा था लायबिलिटीज से, आपने देखा था इक्विटी से कैसे परचेज करते हैं लास्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो जो हमारी, हमने इससे पहले 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए, अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टडी मैट जो है हमारा CMA फाइनल का, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है कि डी लिमिटेड एक्वायर 100% ऑफ इक्विटी ऑफ F, यानी कि डी लिमिटेड ने 100% इक्विटी एक्वायर किया है F का ऑन March 31 को। ठीक है, यानी कि इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन में कहता है द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज ऑफ एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ₹10 लाख। कहता है जो परचेज कंसिडरेशन जो डी लिमिटेड पे करेगा F लिमिटेड को, वो 10 लाख रुपए कैश पे करेगा इन द, जब उसने एक्विजिशन किया उसी टाइम वो 10 लाख रुपए पे करेगा, एंड वो 2 फर्दर पेमेंट करेगा, लिखा है एंड 2 फर्दर पेमेंट्स ऑफ ₹1.21 लैक्स। कहते हैं 1.21 लैक्स का वो 2 पेमेंट करेगा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड करती है 20% इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये एक कंडीशन पे बेस है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि पहले डी लिमिटेड ने F को एक्वायर किया और उसी टाइम उसने एक्विजिशन के टाइम पे उसने 10 लाख रुपए कैश पे कर दिया। जब 10 लाख रुपए कैश पे किए तो उसने एक कंटीजेंट कंसिडरेशन भी इंक्लूड किया उसके साथ में कि अगर ये कंपनी, अगर F लिमिटेड जो है वो 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी लाती है हर साल, यानी कि अगले 2 साल तक, तो ये जो डी लिमिटेड है वो उसको 1.21 लाख पे करेगी दोनों साल। कहता है इसमें डिस्काउंट रेट दे रखा है 10%। हमने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पढ़ा है, हमने जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर पढ़ा है, आपने SFM में पढ़ा होगा कि कैसे फ्यूचर में कितना मिलेगा हमें, उसको आज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पता है ना हमें फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इसको ऐसे करेंगे, यानी कि फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट को आज हम प्रेजेंट वैल्यू में देखेंगे, लाएंगे तो हमें पता चलेगा। हमने कहा कितना अमाउंट है, 1,21,000। ओके, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहा है आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन एट द एक्विजिशन डेट पे, यानी कि सिर्फ हमें क्वेश्चन में टोटल कंसिडरेशन, जैसे कि परचेज कंसिडरेशन होता है, हमें ना इसमें गुडविल निकालनी है, ना हमें इसमें NCI निकालना है, हमें कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ कंसिडरेशन निकालना है। तो कंसिडरेशन निकालने के लिए हमारे पास, पहले मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डी लिमिटेड ने एक्वायर किया है आपका F लिमिटेड को। एक्वायर कितना किया है, 100% एक्वायर किया है। ठीक है, और कब एक्वायर किया है, 31 मार्च, सपोज करो 2017, इसमें ईयर में कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, अच्छा, हमें निकालना है कि डी ने ई को कितना कंसिडरेशन पे किया, ना हमें इसके नेट एसेट्स निकालने हैं, ना हमें इसका NCI निकालना है, ना हमें गुडविल निकालना है। तो
हमने कहा कि परचेज कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसने एक्विजिशन के टाइम पे इसको ₹10 लाख इंस्टेंटली पे कर दिया। तो परचेज कंसिडरेशन में हमने बोला था कि कैश भी आता है, अगर कोई शेयर्स दिए होते वो भी आ जाता। और सेकंड इसने क्या हुआ, सेकंड इसने कंटीजेंट कंसिडरेशन दिया है, कंटीजेंट कंसिडरेशन पे किया है। सर ये क्या होता है, कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? ये बेसिकली बेस्ड होता है किसी इवेंट के ऊपर कि अगर ऐसा होगा तो हम आपको ऐसा पे करेंगे। इसने बोला ना कि अगर आप अगले 2 साल तक 20% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट आप अर्न करते हैं देन आपको हम 1.21 लाख हम आपको देंगे अगले 2 साल तक। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो हमने कहा अगले 2 साल तक, यानी कि 1,21,000 डिवाइड बाय कितना का रेट था 1.10। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि 1,21,000 डिवाइड बाय 1.10 तो आपको ये आ जाएगा 1,10,000। अच्छा, अगले साल का अब हमें निकालना है 1,21,000 डिवाइड बाय, तो ये हमें सेकेंड ईयर का निकालना है। अब तो सेकेंड ईयर का हमें कैसे निकालना है, देखो 1.10 मल्टीप्लाई इक्वल टू में तो हमारा 1.21 आ जाएगा। इससे हमें सेकेंड ईयर का पता चल जाएगा कितना अमाउंट होगा। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा कितना आ रहा है 1,21,000 डिवाइडेड बाय 1.21, तो ये हमारा आ रहा है 1 लाख रुपीज़। अच्छा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल कंसिडरेशन कितना पे करेगा डी लिमिटेड आज, क्योंकि ये हमने प्रेजेंट में निकाला है। ये 2 साल बाद में 1 लाख देने को कह रहा था, हमने कहा आज बताओ कितना है, और ये 1 साल बाद कह रहा था तो हमने कहा आज बताओ कितना पे करेंगे डी लिमिटेड। तो एक तो इसने ये पे किया और एक इसने ये पे किया और एक इसने 10 लाख पे किया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 12,10,000 के करीब, 10 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1 लाख, ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 12,10,000। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि सी लिमिटेड ने एक्वायर किया है 60% शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड के। अच्छा, यानी कि सी लिमिटेड एक्वायरर है, डी लिमिटेड एक्वायरी है, 60% एक्वायर किया है, यानी कि रिमेनिंग 40% जो है वो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया है 60% शेयर्स इन डी लिमिटेड फॉर कैश पेमेंट। कैश में पेमेंट किया है 3 लाख। The amount was determined with the reference of the market price, the ordinary shares before the acquisition date। देखिए सिंपल सी बात है, सी ने डी को एक्वायर किया 60% और उसके बदले में सी ने डी को दिया है 3 लाख रुपीज़। कहता है जो एक्वायर किया गया है हमने अमाउंट, जो अमाउंट है वो डिटरमाइन किया गया है मार्केट प्राइस के हिसाब से, और डी का ऑर्डिनरी शेयर्स बिफोर द एक्विजिशन डेट। हमें निकालना है क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गुडविल दोनों मेथड से, यानी कि मैंने आपको दोनों एनसीआई के मेथड बताए थे, फेयर वैल्यू अप्रोच और प्रोपोर्शनेट शेयर्स यानी कि नेट एसेट्स अप्रोच, नेट एसेट्स मेथड जो आपको मैंने दोनों मेथड बताए थे। इसका आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला ये था कि कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं आपके क्या कहते हैं जो अदर देन एक्वायरर ने, यानी कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी कि कितने आउटसाइडर ने कितने एक्वायर किए हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरी के जो शेयर्स हैं उसके मार्केट प्राइस से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड आपको पता है नेट एसेट्स मेथड, जो कि सिंपल सी बात है, नेट एसेट्स कितने हैं एक्वायरी के इनटू में आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो परसेंटेज होल्ड बाय द आउटसाइडर, यानी कि
अदर देन एक्वायरर के अलावा जो भी परसेंटेज होल्ड किया गया है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन में एक बहुत ये बात ऐड की गई है, इसमें कहा है कि व्हेन एन एक्विजिशन डेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डी आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स इज रुपीज, यानी कि जो डी लिमिटेड है उसके एसेट्स में दो केस दिए गए हैं हमें कि अगर उसके एसेट्स 4,40,000 हैं तो क्या होगा और अगर उसके एसेट्स 5,30,000 हैं तो क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हमें दोनों मेथड से निकालना है, नेट एसेट्स मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, और हमें दो बार निकालना है। यानी कि अगर हमने पहले एज्यूम करना है कि 4,40,000 नेट एसेट्स हैं और हमें कंसीडरेशन से फिर गुडविल फिर आपका एनसीआई दोनों मेथड से निकालना पड़ेगा। जब एनसीआई निकल जाएगा दोनों मेथड से फिर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन बनेगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सी लिमिटेड ने एक्वायर किया है 60%। ओके, परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है, इसने दिया है 3 लाख रुपीज। किसमें? कैश में पे किया है। किसको? डी लिमिटेड को। उसका नेट एसेट्स कितना है डी लिमिटेड का, तो उसमें दो केस दे रखे हैं। पहला केस कहता है कि फेयर वैल्यू है उसकी ₹4,40,000। दूसरा बोलता है कि फेयर वैल्यू है उसकी ₹5,30,000। हमको कैलकुलेट करना है आपका एनसीआई। हमको कैलकुलेट करना है आपको एनसीआई निकालना है हमको, एंड गुडविल। ठीक है, और हमने बताया था आपको एनसीआई निकालने के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपको निकालना है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड। देखिए बुक में क्या होगा ना कि हमें या तो पहले इसने फेयर वैल्यू ले लिया होगा, तो हमें वो नहीं देखना, हमें जो हमने पढ़ा है हमें वो देखना है। हमने पढ़ा था पहले, सबसे पहले नेट एसेट्स, फिर हमने फेयर वैल्यू मेथड पढ़ा था। फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को एक्वायर किया है, एक्वायर हुआ है और नेट एसेट दे दिया है आपको दो बार, आपको ये दे दिया गया है। तो मैं इसको ए और इसको मैं बी कर देता हूँ। क्यों सर? क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मैं लिख सकूँगा 1A 1B 2A 2B। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड से, और हम क्या कहते हैं इसकी जो फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की वो हम 4,40,000 मानेंगे। चलिए, तो हमें पता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे नेट एसेट्स मेथड से। तो नेट एसेट्स मेथड से कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो हमने उठाया फर्स्ट केस नेट एसेट्स और हमने ए पार्ट उठाया जिसमें हमने फेयर वैल्यू हमारी 4,40,000 रुपीज़ लिया था। तो हमने पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें एनसीआई निकालना है एंड गुडविल निकालना है, ठीक है। एनसीआई एंड गुडविल निकालना है। तो एनसीआई का हमने आपको फॉर्मूला ये बताया था कि नेट एसेट्स मेथड में नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज होल्ड कर रखा है अदर देन एक्वायरर ने। तो नेट एसेट्स कितने के थे? 4,40,000 इंटू में कितना परसेंट एक्वायरर ने होल्ड किया है, यानी कि 60 और अदर देन एक्वायरर 40। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 1,76,000।
तो हमारा ये हो गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और अगर मैं गुडविल की मैं बात करूं तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। और कंसिडरेशन में मैंने आपको बताया था हमको दोनों लेना है, एक तो आपको लेना है हमको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला, दूसरा हमको लेना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला। ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला कितना है 3 लाख। कहाँ से सर हमें पता चला? हमने क्वेश्चन देखा, हमने क्वेश्चन में ये देखा कि जब एक्वायर किया तो उसने कितना पे किया, 3 लाख पे किया, यानी कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला जो हमने अभी निकाला, जो आउटसाइडर ने होल्ड कर रखा है, अभी तो निकाला हमने 1,76,000 माइनस हमारे नेट एसेट्स कितने के थे 4,40,000। अब हमें गुडविल भी पता चल गया, 3 लाख प्लस 1,76,000 माइनस 4,40,000, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 36,000। ठीक है, ये हमारा निकल के आया है गुडविल। ऐसे ही अब हमें फर्स्ट केस, यानी कि फर्स्ट केस हमारा कौन सा था, प्रोपोर्शनेट, और हमें इस पर फेयर वैल्यू कितनी लेनी है 5,30,000। तो फर्स्ट केस का बी पार्ट, तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमें एनसीआई एंड गुडविल निकालना है। एनसीआई का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआई का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स इंटू में जो अदर देन एक्वायरर ने होल्ड किया। तो नेट एसेट्स इस बार कितना है 5,30,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। ओके, यानी कि 5,30,000 इंटू में 40%, यानी कि 2,12,000। गुडविल अब हमें अगर निकालना है तो गुडविल का भी फॉर्मूला हमें पता है, कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग को ऐड कर देंगे। कंट्रोलिंग हमें पता है 3 लाख है, और नॉन कंट्रोलिंग हमको कितना निकला है 212,000 माइनस में 5,30,000। ठीक है, हमारा एसेट्स, तो हमने अगर इसको किया तो 3 लाख प्लस 212,000 माइनस 530। देखिए ये जो हमारा निकल के आ रहा था, ये आ रहा था 512,000 माइनस में 530,000। देखिए अब हम यहाँ पे गुडविल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब हमारा कंसिडरेशन कम हो हमारे एसेट्स के मुकाबले, तो हम यहाँ लिखेंगे गेन और बारगेन। क्या लिखेंगे? गेन और बारगेन। सर कैसे पता चलेगा गेन है या बारगेन है या गुडविल है? तो सिंपल है ना, अगर आपका कंसिडरेशन ये अगर ज़्यादा होता है, अगर आप ज़्यादा पे करते हैं और एसेट्स कम लेते हैं, यानी कि आपने गुडविल के लिए पे किया है। बट अगर आप कम पे कर रहे हैं और ज़्यादा के एसेट्स ले रहे हैं, लेकिन आपने गेन बार्गेन करा लिया आपने, यानी कि महंगा सामान आपने सस्ते में ले लिया। अच्छा, अब मैं अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड का ए पार्ट, यानी कि आपका ये वाला फेयर वैल्यू मेथड और फेस वैल्यू 4,40,000। ठीक है सर, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमने कहा हमें एनसीआई निकालना होगा। तो सर एनसीआई कैसे निकलेगा? एनसीआई निकलेगा, देखिए हमारे पास एक मेथड वो था कि हमारे पास शेयर्स पता हो हमें कि कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं आउटसाइडर ने। तो देखिए क्वेश्चन देख के तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं आउटसाइडर ने। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ पता ही नहीं है कितने शेयर्स थे, कितना एजम्पशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं पता ना। हमें उसके मार्केट प्राइस दे रखा है। तो हमारे पास एक तरीका और है कि हमें अगर शेयर से ही निकालना है तो हमें ये करके निकालना होगा कि डी लिमिटेड के पास कितने के शेयर्स थे। डी लिमिटेड के पास इसने कितने की शेयर्स एक्वायर किए, यानी 3 लाख कंसिडरेशन दिया सी लिमिटेड ने। तो अगर मैंने 3 लाख का कंसिडरेशन दिया और वो 3 लाख रिप्रेजेंट करता है 60% को, तो टोटल कितना हो जाएगा? मुझे 5 लाख देने चाहिए थे, यानी कि 3 लाख मैंने दिए हैं 60% के लिए, तो मुझे 100% के लिए 5 लाख देने चाहिए थे। और अगर मैं बात करूं तो 5 लाख का
40%, तो विच कम्स टू 2 लाख रुपीज़, यानी कि मुझे 2 लाख रुपए देने चाहिए। 2 लाख रुपए वैल्यू निकल के आएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उनका जिनका कंट्रोल नहीं है बिजनेस के अंदर। ठीक है सर। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि गुडविल कैसे निकलेगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही सेम, कंसिडरेशन माइनस में नेट एसेट्स। ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर वही 2 पार्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंट्रोलिंग कितना था, नॉन कंट्रोलिंग कितना था, मिला के हमारा ये कंट्रोलिंग 3 लाख है, ये रहा 3 लाख। नॉन कंट्रोलिंग कितना है, 2 लाख। एसेट्स कितने के थे, 5,30,000 के, क्योंकि हम 5,30,000 नहीं थे इसमें हमारा हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं ना फेयर वैल्यू का 4,40,000, तो 4,40,000 थे। ओके, यानी कि 5 लाख माइनस 4,40,000, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 60,000 का गुडविल निकल के। अच्छा, तो सर ये हो गया हमारा पार्ट, 60,000 हमारा गुडविल निकल के आ गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। इसमें 5,30,000 था हमारा, तो हमने कहा सिंपल है, सेकंड का बी पार्ट। इसमें हमने कहा एनसीआई कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था सेम निकलेगा। 3 लाख डिवाइड बाय 60%, तो हमारा टोटल 100% निकल गया 5 लाख देने चाहिए थे। अब 5 लाख का अगर मैं 40% निकाल दूँ, 40% अगर मैं निकाल दूँ तो हमारा आ जाएगा विच कम्स टू 2 लाख रुपीज़। अब हम ऐसी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला हमको पता ही है, कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। कंसिडरेशन में वही कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग कितना है 3 लाख माइनस नॉन कंट्रोलिंग कितना है 2 लाख। मैंने कहा यहाँ पे आप गुडविल नहीं लिखना चाहिए पहले, क्योंकि क्या पता वो ज़्यादा कम आ सकता है। और आपका ये कितना था, इस बार था आपका 5,30,000 के एसेट्स, तो 5,30,000 के यहाँ पे एसेट्स भी है। तो आपके 5 लाख के ये हैं और 5 लाख के ये हैं, यानी कि आपका डिफरेंस कितना आ गया है 30,000। तो 30,000 आपका क्या आया है, ये आपका आ गया है गेन और बार्गेन। क्योंकि आप देखिए ना कंसिडरेशन छोटा है एज कम्पेयर टू नेट एसेट्स, तो आप यहाँ पे गुडविल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि Z कंपनी एक्वायर्ड C कंपनी ऑन अगस्त 1, 2000। को इसने एक्वायर किया है Z कंपनी ने C को, ठीक है, फॉर अ लॉफुल सूट। तो देखो Z कंपनी ने एक्वायर किया है C को, और C के ऊपर एक केस चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि उसके ऊपर पहले से ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करने हैं। मैं आपको इसकी पूरी समरी समझा दे रहा हूँ। उसको पे करने हैं 50,000 रुपीज़, यानी कि कह सकते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कभी भी ये अराइज हो सकती है। ऐसा है कि एक केस चल रहा है C लिमिटेड के ऊपर, अगर वो हार जाता है तो उसको 50,000 पे करने पड़ेंगे, एज ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है, कहता है कि जब Z एक्वायर कर रहा है C को, तो वो अपनी बुक में कितने के कंटीजेंट लाइबिलिटीज लिखेगा। तो देखिए अभी केस पेंडिंग है, आप ये कह सकते हैं कि कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ एक्वायरियर रिकॉग्नाइज एज ऑन एक्विजिशन डेट में, यानी कि उसकी आज ऑब्लिगेशन अगर देखी जाए तो 50,000 ही रिकॉर्ड करेगा Z लिमिटेड अपनी बुक के अंदर, ऑब्लिगेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की समरी थी, खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टेप एक्विजिशन पॉइंट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि स्टेप एक्विजिशन से आपका डील करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको स्टेप एक्विजिशन से, तो पहले मैं आपको स्टेप एक्विजिशन बता देता हूँ क्या होता है।
तो अगला टॉपिक है हमारा स्टेप एक्विजिशन। सर नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप एक्विजिशन मतलब जो भी एक्वायरर है वो एक्वायरी को एक साथ परचेज नहीं करता, वो उसको पार्ट में परचेज करता है। यानी कि पहले वो उसको 10% उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, देन वो उसको थोड़ा और परचेज करता है, यानी कि उसको 40% परचेज कर लेता है, वो फर्दर 30% परचेज करेगा, देन उसके बाद वो फर्दर 30% परचेज करेगा। ऐसे करके वो अपना कंट्रोल स्थापित करता है एक्वायरी के कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ चार्ट से। देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2017 की, तो मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर्स परचेज किए, ठीक है। तो अब 30% परचेज कर लिया इसको, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बिजनेस एक्वायर किया है? नहीं, क्योंकि बिजनेस एक्वायर जब होता है ना, जब 50% से ज़्यादा परचेज किया हो आपने 30% परचेज किया है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है दूसरी कंपनी के अंदर। तो ये 30% इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी है 1 लाख रुपीज़। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है सर। अब आपने क्या किया कि इस डेट पे 1/4/2018 यानी कि अगले ही साल आपने उस कंपनी के फर्दर 30% और परचेज कर लिए, फर्दर 30% आपने और परचेज कर लिए। अब क्या हुआ कि पहले आपका कंट्रोल नहीं था इस कंपनी के अंदर, बट अब आपका इस कंपनी के अंदर कंट्रोल बन गया। कैसे बन गया? तो अब आप देखें कि आपका इस कंपनी के अंदर कंट्रोल बन गया, क्योंकि आपके मोर देन 50% से ज़्यादा आपके होल्डिंग हो गई है इस कंपनी के अंदर। आपने ये परचेज किया, मान लीजिए 5 लाख के अंदर 30% अगला, ठीक है सर। तो अब मैटर ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे किया था, वो आप यहाँ पे एक्विजिशन डेट से पहले, जस्ट पहले आप उसको रीमेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू पे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपने अगर इन्वेस्टमेंट जो किया था 2017 में, आप उसको यहाँ पे दोबारा से रीमेजर करेंगे। रीमेजर इसलिए करेंगे बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता उसकी वैल्यू अब कितनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपकी जो 30% इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 लाख के जो आपके इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए रीमेजर करने पे ये 3 लाख के हो गए, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट है, ये 1 साल के अंदर यहाँ से यहाँ बढ़े हैं, इसका क्या रीज़न है। अब आपको अगर पता चल जाएगा कि उसका रीज़न क्या है, तो अब आप उस रीज़न के बेसिस पे उसको आप एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने उसको रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपने उसकी एंट्री क्या मारी होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बट आपने यहाँ पे फर्दर एक्विजिशन जब आपने कर लिया बिजनेस को एज पर IFRS 3 के हिसाब से, तब आपने कहा कि ठीक है, अब हमें उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें उसको रीमेजर करना होगा, रीमेजर एट फेयर वैल्यू, उसे हम फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल बन गया है भाई साहब, कंट्रोल हो गया इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसके बढ़ने का क्या रीज़न हो सकता है? या तो जो भी रीज़न होगा हम उसको या तो P&L में डालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, या हम उसको OCI में डाल देंगे, या हम उसको एक्सचेंज का डिफरेंस बता करके हम उसको OCI के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं OCI में, तो वो इंड AS 109 के हिसाब से होगा, तो हम उसको OCI में डाल देंगे। यानी कि बस हम ये जानना है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे जब हमने एक्विजिशन हुआ तो उसके यहाँ से इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का क्या रीज़न है, और वो ये हमें मेनली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है क्या रीज़न क्या है, वो हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा कि क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप देख सके तो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें तो आपका लगभग स्टेप एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए
मैं आपको समझाता हूँ कि एक बैलेंस शीट दे रखा है हमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है, इक्विटी शेयर्स दे रखा है, P&L, गुडविल, क्रेडिटर्स, ये सब दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 30% ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स ऑन 1/1/2017। कितने में परचेज किया है? 1 लाख रुपए में, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट इसने 1 लाख के किए थे उसकी जो फेयर वैल्यू है अगले साल यानी कि 31/3/2018 को उसकी वैल्यू आपकी बढ़ के हो गई है 2.5 लाख। अच्छा, कहता है ए लिमिटेड ने फर्दर एक्वायर किया है 50%। देखिए 30% पे तो इसका कंट्रोल नहीं बना इसके अंदर ए लिमिटेड का, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब फर्दर 50% एक्वायर किया ना इसने तब उसका कंट्रोल बन गया शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन, कब किया था? 31 मार्च 2018 को, 2018 है, ठीक है। फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में इसने 50% और एक्वायर कर लिया। पहले 30 किया था और 50 और कर लिया, यानी कि टोटल इसने कितना एक्वायर कर लिया? इसने 80% एक्विजिशन कर लिया है अब तक। तो कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कहता है कि ये जो बढ़ा है ना 1 लाख से 2.5 लाख, इसका रीजन क्या है? हमें तो यही जानना था ना कि ये जो बढ़ा है हमारा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट अगर हमारे 2.5 लाख के हो गए हैं, इसका क्या रीजन है? फेयर वैल्यू कैसे बढ़ी बी लिमिटेड की? तो वो कह रहा है कि वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कि आपका 70% आपका जो बढ़ा है ड्यू टू प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है, और 30% जो आपको बढ़ा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया उसकी वजह से बढ़ा है। आपको कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ऑफ ए लिमिटेड एज्यूमिंग कंसिडरेशन ऑफ ₹4, जो भी 4 लाख का कंसिडरेशन है ना जो आप पे करेंगे, आपने जो 50% एक्वायर किया था फर्दर, आप उसके लिए जो पेमेंट करेंगे 4 लाख का, वो आप डिस्चार्ज करेंगे कुछ इस तरह से। 3 लाख आप कैश दे देंगे बी लिमिटेड को और 5,000 इक्विटी के इशू कर देंगे 20 रुपए वाले। क्या 2 तरह से मैंने बताया किस तरह से पेमेंट होगा। पहला 3 लाख के आप कैश पे कर देंगे बी लिमिटेड को, दूसरा आप 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट द रेट ₹20, ठीक है। तो 2 मेथड है आपके पास, ठीक है। आपको इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बताना है। तो अगर मैं बात करूं, आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें एक्वायरर है कौन। तो देखिए अगर मैं बात करूं एक्वायरर की इसमें, तो इसमें कहता है कि एक्वायरर और इज ए लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड इज अ कंट्रोलिंग पोजीशन पोस्ट कॉम्बिनेशन। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखिए बैलेंस शीट आपने देखा, बैलेंस शीट में देखिए ए के शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, बी के कितने हैं? 2 लाख। अच्छा, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया। ए लिमिटेड ने इसको कहा कि मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा और आपके फर्दर 50% एक्वायर। पहले इसने 30% इन्वेस्टमेंट किया, 30, फिर इसने 50 किया, टोटल 80% जब ले लिया इसके अंदर बी लिमिटेड पूरा एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो उसको कहा मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। 4 लाख कैसे दूंगा? 4 लाख मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपको कुछ तो कैश दूंगा, 3 लाख रुपए आपको कैश दूंगा, प्लस आपको 5,000 शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। इसने कहा ठीक है, बी लिमिटेड को शेयर्स मिल गए। अब कह रहा है कि कौन एक्वायरर है। देखो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वो एक्वायर होगा। ए लिमिटेड के पास अभी भी 10,000 शेयर्स हैं अपने, 1 लाख डिवाइड बाय 10। बट बी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स थे सबको ए लिमिटेड ले लिया और बदले में उनको शेयर्स दे दिए, 5,000 शेयर्स दे दिए उनको बदले में कितने दिए शेयर्स? 5,000। अब 5,000 शेयर्स उनको दे दिए, तो अब एक्वायर कौन होगा? जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे। तो ए के पास अगर मैं बात करूं तो 10,000 शेयर्स थे एज कम्पेयर टू बी लिमिटेड, क्योंकि बी के पास कितने थे? 5,000 शेयर्स थे। तो ए की कंट्रोलिंग पावर है 67%, बी की है 33%। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? देखिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने जो पढ़ा था कि परचेज कंसिडरेशन निकालना है आपको, आप परचेज कर सकते हैं, आप कैश में परचेज कर सकते हैं, इक्विटी में, कंटीजेंट लायबिलिटी में, ठीक है। आप इसको चाहे तो जैसे भी पे कर सकते हैं, एसेट्स के बदले में आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया? मैंने 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। 2.5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था बी लिमिटेड के अंदर,
सर वो जो 30% मैंने होल्ड किया ना, ये वाले, ये मैंने इन्वेस्टमेंट ही तो किया था पहले, इन्वेस्टमेंट किया था 2.5 लाख, तो वो भी मैंने कहा कि मैंने 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके कंपनी में, और बदले मैंने उन्हें 3 लाख रुपए भी दिया था। 3 लाख रुपए जो दिए ये वाले, ध्यान से देखिए, मैंने 3 लाख रुपए दिए थे, प्लस मैंने 5 शेयर्स भी दिए थे, देख रहे हैं आप, ये वाले 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देख रहे हैं ना ये, और बदले में हमने उनको शेयर्स भी दिए। शेयर्स कितने दिए? 5 शेयर्स दिए, कितने रुपए की वैल्यू? 20 रुपए की वैल्यू। तो हमारे 1 लाख के तो शेयर्स भी हो गए। टोटल हमारे जेब से कितना गया? ये कौन कह रहा है? ए लिमिटेड कह रहा है कि मेरे पास से कितना गया, मेरे पास से गया 6,50,000 रुपए। मैंने कितना एक्वायर कर लिया? मैंने एक्वायर कर लिया पहले 30 फिर 50, टोटल 80% एक्वायर कर लिया। और ये 80% के लिए मैंने आपको टोटल कंसिडरेशन पे किया 6,50,000 रुपीज। ठीक है, देखिए हमारे जो क्वेश्चन में मेन चीज होती है, हमें यही तो निकालना होता है, या तो गुडविल निकालोगे तो कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो कंसिडरेशन तो हमने निकाल लिया कि क्या क्या हमने बदले में क्या क्या दिया था। अगर मैंने तुम्हें 10 रुपये पहले से दे रखा है तो वो भी तुम्हें इंक्लूड करूंगा ना, तो वो आपको 2.5 लाख रुपए है, यानी कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है इसके अंदर, और प्लस 3 लाख रुपए दिए, प्लस 1 लाख रुपए जो शेयर्स के दिए, तो टोटल 80% के लिए इसने कितना दिया है? 6,50,000 दे चुका है अब तक ये। ठीक है ना। अब कह रहा है, हमें पता है कि कंसिडरेशन निकल गया, अब नेट एसेट्स निकाल दोगे तो हम गुडविल निकाल लेंगे। हमने कहा नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स के लिए तो हमें बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। नेट एसेट्स हमने देखा, हमने कहा था सब कुछ हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। भाई क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बताया कि फेयर वैल्यू है या बुक वैल्यू, तो हमने कहा हम बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान के चलते हैं। चलिए, हमने बी के पीपी ले लिए 1.5 लाख के, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं था उसमें, करंट एसेट था 2.5 लाख के, वो हमने ले लिए। अच्छा, क्रेडिटर्स थे, उनको भी तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमने कहा हम नेट एसेट्स निकाल रहे हैं। तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो अब आप देखें अगर इधर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, देखिए पीपी हमने कितना लिया? 1.5 लाख, 2.5 लाख के करंट एसेट्स उठा लिए और क्रेडिटर्स उठा लिए। टोटल नेट एसेट्स कितना हो गया हमारा? 2,60,000। ठीक है ना, 2,60,000 जो है आपका 100% के लिए है, 100% के लिए है। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपका 20% ये है वो, तो आपको इसको बाइफर्केट कर लेना है। देखिए 2,60,000 आपको एनसीआई निकालना है, तो एनसीआई निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे होता है? नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज होल्डिंग अदर देन एक्वायर, मतलब जितने भी अदर देन एक्वायर, जितनी आउटसाइडर्स के पास है, यानी कि 20% आउटसाइडर्स के पास है, तो उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे नेट एसेट से, यानी कि नेट एसेट मल्टीप्लाई बाय आउटसाइडर, तो आपका निकल के आ जाएगा 52,000 आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं गुडविल। देखिए, बट जिस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट है वो इसलिए है क्योंकि ये स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन है। स्टेप एक्विजिशन के क्वेश्चन में स्पेशल यही था कि आपको ये बताना था कि ये जो चेंज आया है इन्वेस्टमेंट में, ये चेंज कहाँ जाएगा, या पीएनएल में जाएगा या तो ओसीआई में जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बता रखा था, हमने कहा था कि एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.5 लाख, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख का। सर ये कहाँ से बुक वैल्यू ले रहे हैं आप? देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और आपने 2.5 लाख रुपए का ये हो गया, तो 2.5 लाख और 1 लाख आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो इसकी वैल्यू बढ़ गई है 1.5 लाख, इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन आपको यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। रीजन दे रखा है कि 70% ड्यू टू प्रॉफिट, 30% ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो 30% ड्यू टू प्रॉफिट है ना, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट, मतलब पीएनएल में, पीएनएल में आपको डाल देना है इसको 30% वाले को, यानी कि इस 1.5 लाख का 70% आपको निकाल के पीएनएल में और 30% आपको निकाल के ओसीआई में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कंसिडरेशन माइनस में नेट एसेट्स। तो कंसिडरेशन हमें पता है दोनों चीज लेते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनस में नेट एसेट्स। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोलिंग मतलब कि 80%, कितना 80% है इसका भाई? 80% आपका ये रहा, हमने निकाला था 6,50,000 कंट्रोलिंग वाला, यानी कि 80% के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया है। अब आपको देखना है 20%, तो 20% हमने निकाला, ये रहा 20%, 52,000 जो हमने भी पीछे निकाला है यहाँ पे, ये रहा 52,000। ठीक है,
और उसमें हमने नेट एसेट्स माइनस किए हैं 2,60,000 के, तो हमारा गुडविल निकल के आएगा 4,42,000 हमारा गुडविल निकल गया। अब गुडविल निकल गया, एनसीआई निकल गया, सब निकल गया, तो अब हमें जनरल एंट्री मानिए। जनरल एंट्री हमें पता क्या होती है, हमारे पास क्या आया, हम अगर एक्वायरर है तो अपनी बुक के हिसाब से देखेंगे ना, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास एसेट्स आए, हमारे पास क्या है, एसेट्स आए, पीपीई अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,42,000 टू क्रेडिटर्स हमारे। अब देखिए क्रेडिटर्स का तो मैंने आपको बताया था ना कि क्रेडिटर्स जो है ये आपने लिखना है, क्योंकि ये एक तरह का हम उसका लायबिलिटी हम ले रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स उसके थे, हमने पे करने हैं। अब तो हम ये भी तो मानेंगे ना कि तुम्हारा उधारी अब हम पे कर रहे हैं, तो हम भी तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में ही तो आएगा ये। तो आपने क्रेडिटर्स ले लिए 1,49,000 के, कितने 1,49,000 ही है ना, 40,000 है। आप देखिए क्रेडिटर्स 1,40,000 के, वो भी आपने ले लिए। आपने एनसीआई 52,000 के लिए आपने एनसीआई निकाला था अभी पीछे, ठीक है ना, ये निकाला हुआ है, ये देखिए 52,000 आपने निकाला था। कैश आपने कितना पे किया है, कैश आपने पे किया है 3 लाख रुपीज। सर कैश कहाँ पे है, दिखा देता हूँ, देखिए कैश आपका ये रहा, कंसिडरेशन पेड इन कैश 3 लाख रुपीज आपने ये पे किया था। आपने क्या इक्विटी शेयर्स पे किया था, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट दिया था, किया हुआ था उसके अंदर, तो ये आपने यहाँ पे देख लीजिए इक्विटी शेयर्स 50,000। क्यों सर 50 क्यों लिखा है, हमने तो इक्विटी शेयर ज़्यादा के दिए थे। इक्विटी शेयर्स अगर हम देखें तो हमने कितने के दिए थे, 5,000 इंटू में 20, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी क्वेश्चन में, और 10 रुपये उसका अदर इक्विटी में चला जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो आपका इक्विटी शेयर्स में 5,000 इंटू में 10, यानी कि फेस वैल्यू के हिसाब से आपने यहाँ लिख दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपने 5,000 इंटू में 10 यानी 50,000 यहाँ लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इन बी, आपने इन्वेस्टमेंट जो बी के अंदर किया था वो भी, उसकी भी आपने फेस वैल्यू लिख दिया 1 लाख रुपए, और जो आपने पीएनएल में डाला वो आपने लिख दिया, ओसीआई में डाला वो आपने लिख दिया। इसको मिला के आपका 2.5 लाख रुपए ये आपका हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए आपका ये आ जाएगा। ये आपका 2.5 लाख रुपए क्या है, इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट को हमने बाइफोकेट कर दिया है, ये आपका क्या है, शेयर्स का जो पेमेंट किया था आपने उसको बाइफोकेट कर दिया है, 10 रुपये फेस वैल्यू और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैलेंस शीट में जो ए लिमिटेड है, एक्वायरर जो है वो रिकॉर्ड करेगा आपका बुक वैल्यू के अंदर, और जो एक्वायरी है वो आपका रिकॉर्ड करेगा फेयर वैल्यू। तो हमको फॉर्मेट तो पता है कि पहले एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह, ये सब अदर इक्विटी वगैरह, हमने ये पूरा फॉर्मेट हमको पता है। तो हमको ये क्या करना है कि जो एसेट्स वाला पार्ट है ना, उसमें हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो एक्वायरर होगा, एक्वायरर इसमें कौन है, देखो एक्वायरर इसमें है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है वो एक्वायरर है, ए लिमिटेड एक्वायरर है, बिकॉज देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ए लिमिटेड का कितना है, 67% है। सो ये लीगल एक्वायरर भी है और अकाउंटिंग एक्वायरर भी यही है। तो जब ये दोनों है तो मैंने कहा जो एक्वायर होता है उसकी जो चीजें हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो एक्वायर यानी कि जो बी लिमिटेड है उसकी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सर क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू ना गिवन हो तो हम उसकी जो बुक वैल्यू है उसी को फेयर वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और उसी पे रिकॉर्ड कर देंगे। देखो पीपीई की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बुक में पीपीई के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ क्या दे रखा है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में 2 लाख रुपए दे रखा है। बुक वैल्यू ए लिमिटेड का ये होता है बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में होता है। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें अलग से दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो आपको ये एज्यूम करना है कि जो बुक वैल्यू है वही आपका फेयर वैल्यू है। तो बी लिमिटेड का 1,50,000 का यही हमने मान लिया कि बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू है। 2 लाख और 1.5 लाख हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट में, 2 लाख और 1.5 लाख हमने 3.5 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। गुडविल कहाँ से आया था सर, हमने गुडविल तो निकाला था ना, ये गुडविल हमने निकाला था, ये था एनसीआई निकाला, एनसीआई के बाद हमने निकाला गुडविल। ये देखिए गुडविल हमने निकाला 4,42,000, 4,42,000 हमने गुडविल निकाला। हमने पहले कंसिडरेशन निकाला, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसमें से हमने नेट करंट एसेट्स माइनस कर दिया था, नेट एसेट्स माइनस कर दिया था, तो हमारा निकल गया था गुडविल। तो गुडविल निकला हमने 4,42,000। क्वेश्चन में बोल रहा है करंट एसेट्स भी हमें लिखना था। ये देखो करंट, ये तो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में लिखना ही है। तो आप यहाँ देखिए इसके अंदर आपको करंट एसेट दिख रहा है, करंट एसेट्स कितना है 1 लाख के। अगर क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई कर रखा होता कि फेयर वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख तो हम 3 लाख लेते, बट हमें नहीं दे रखा तो हमने माना कि बुक वैल्यू ही जो आपका है वो फेयर वैल्यू है।
तो 2.5 लाख ही आपका कंसिडर हो जाएगा एज अ फेयर वैल्यू, और हम बैलेंस शीट में 2.5 लाख ही लिख देंगे। यानी कि 1 लाख वो जो ऑनर जो बंदा एक्वायरर है उसका, और 2.5 लाख वो जिसका जो एक्वायरी का है। सर ये 3 लाख क्या माइनस किया है, देखिए मैं बताता हूँ। आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, ये सब चीजें आती है ना। तो इसमें जो कैश आता है, बैंक आता है, ये सब चीजें आती हैं। तो देखो हमें ये बात पता है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें पता है कि देखो हमने एक्वायर किया, तो हमने जो हमारा ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के भी करंट एसेट्स ले लिए होंगे। इसके पास 1 लाख पड़े हैं, इसने बी लिमिटेड के 2.5 लाख ले लिए, कितना हो गया टोटल, 3.5 लाख हो गया। लेकिन बी लिमिटेड के जितने भी एसेट्स लिए उसके बदले में उसको 3 लाख रुपए कैश भी तो दिया था ए लिमिटेड ने। देखो 3 लाख रुपए कैश भी तो दिया, तो 3 लाख रुपए भी तो जाएगा जेब से। जब मेरे पास 3.5 लाख आ गया और मेरे पास से 3 लाख चला गया, तो मेरे पास अब कितना बचा नेट, मेरे पास अब बचा है आपका 50,000, क्योंकि मेरे पास 1 लाख अपने जो पड़े हुए थे, 2.5 लाख जो मैंने एक्वायर वाले से ले लिए, और 3 लाख वो जो मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास 50,000 पड़ा है। ओके, सो ये जो है मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइज कंप्लीट किया। अब मैं इक्विटी साइड की मैं बात करता हूँ। अब हमारे जो है वो लाइबिलिटी साइड हमारा स्टार्ट होगा। तो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हम लिखते हैं। देखिए इक्विटी केस में ऐसा नहीं होता कि एक्वायरर का और एक्वायरी का बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमने कहा एसेट्स और लाइबिलिटी के केस में ही हम देखेंगे कि जो एक्वायरर है उसका बुक वैल्यू भी रिकॉर्ड होगा, एक्वायरी का फेयर वैल्यू भी रिकॉर्ड होगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के केस में हमने लिखना है कि देखिए हमारे पास, यानी कि एक्वायरर के पास कितने के इक्विटी शेयर कैपिटल थे। हमने देखा कि एक्वायरर के पास थे 1 लाख के 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 पड़े थे एक्वायरर के पास। एक्वायरर ने इशू कितने किए, एक्वायरर ने इशू किए 5,000 किसको, बी लिमिटेड को। अब टोटल कितने हो गए, अब बी लिमिटेड के पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि बी लिमिटेड के तो सारे हमने ले लिए, उसके बदले में हमने उनको क्या दिया था, पैसे दिए थे और कुछ शेयर्स दिए थे। तो हम शेयर्स की बात कर लें अगर, तो शेयर्स में हमारे पास टोटल 15,000 हो गए। ठीक है, हमने 1 लाख और प्लस 5,000 इंटू में, देखिए 5,000 के शेयर्स थे और हमने कितने पे इशू किए थे उनको, 20 रुपए में। 20 रुपए में 10 रुपए क्या था, फेस वैल्यू था, 10 रुपए फेस वैल्यू था, और 10 रुपए हमारा प्रीमियम था, तो अदर इक्विटी में चला जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने अपने शेयर्स 1 लाख के लिख दिए, 10,000 इंटू में 10 और 5,000 इंटू में 10, तो 1.5 लाख रुपए हमारा ये हो गया। अदर इक्विटी में क्या किया हमने 80,000 रुपए लिखा और प्लस 50,000 रुपए लिखा। देखिए 80,000 रुपए कौन कौन सा लिखा, एक तो पीएनएल का लिखा 80,000, ठीक है। दूसरा हमने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा वाला, ये आपका है ये वाला जो 5,000 इंटू में 10, मैंने कहा ना था ना कि 5,000 इंटू में 10 भी जाएगा इसमें अदर इक्विटी में। तो पीएनएल वाला गया, 5,000 इंटू में 10 वाला गया। अच्छा, अब हमारा दूसरा क्या गया, देखिए हमने एक पीएनएल में एक चीज और ट्रांसफर किया, आपने देखेंगे जरा, 1,05,000 आपका ये भी गया है, ठीक है। और ओसीआई में गया था आपका ये 45,000, तो ये भी तो आपका अदर इक्विटी का पार्ट है, अदर इक्विटी में जाएगा नहीं आपका। इक्विटी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने किस जगह ट्रांसफर किया, ठीक है। अब आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको पता है, हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे एनसीआई निकाला था 52,000 रुपीज, ठीक है। अब एनसीआई निकल गया, तो यहाँ पे एनसीआई है हमारा, वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना था, लाइबिलिटी साइड देखना है। देखिए लाइबिलिटी साइड में हमारे पास सिर्फ करंट एसेट्स थे, सॉरी करंट लाइबिलिटीज थे, उसको हमने लिख दिया फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 3,60,000, और देखिए हमारा बैलेंस शीट हो गया है मैच। तो ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। अगर आप समझना चाहते थे रिवर्स एक्विजिशन, सॉरी स्टेप एक्विजिशन, तो आप इससे समझ पाएंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका अब स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है आपका सीएमए फाइनल स्टडी मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिखा रहा हूं, ये अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। इसमें लिखा है एंटिटी ए ने एक्वायर किया है 35% ऑफ एंटिटी बी इन 2015, कितने में, 35,000 में। देखिए ये जो एक्वायर किया ये एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रोल थोड़ी ना आ जाएगा ए लिमिटेड के पास। ये तो एक तरह का कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट किया है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। कितना, 35,000, कितना 2016 में। और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एंटिटी बी इज ₹42,000।
कहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था 2015 में, 2016 में उसकी जो फेयर वैल्यू है वो आपकी हो गई है 42,000 रुपये, यानी कि बढ़ गया है 35 से हो गया है 42। कह रहा है 7,000 हमने रिकॉर्ड किया है एज OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, यानी कि ये जो बढ़ने का रीजन बता रहा है ना, हमने बोला था कि बढ़ने का रीजन क्वेश्चन में बताएगा कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं तो उसके बढ़ने का क्या रीजन है। या तो वो P&L में जाएगा, या तो वो OCI में जाएगा, या वो फाइनेंशियल एक्सचेंज का डिफरेंस बन के OCI में जाएगा। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दे दिया है कि ये OCI में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा हमें डिफरेंस भी बता दिया। फिर ये कहता है कि ऑन 2016, कहता है 2016 में फर्दर एक्वायर 40% स्टेक इन बी लिमिटेड। कहता है कि देखिए पहले इसने कितना एक्वायर किया 35%, फिर इसने कितना एक्वायर किया, इसने 40% भी एक्वायर किया, यानी कि अब इसके पास क्या आ गया है, कंट्रोल आ गया है 2016 में। कंसिडरेशन इसने पे किया उस एक्वायर करने के लिए 40% के लिए इसने 60,000 रुपीज पे किया है कैश। एंटिटी ए आइडेंटिफाई द नेट एसेट्स ऑफ बी एज 1,20,000। देखिए मैंने अगर एक्वायर किया, देखिए मैंने पहले 35% एक्वायर किया, यानी कि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं अगर जनरल एंट्री करूंगा तो मैं ये करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, या जो भी मैंने उससे किया था। ठीक है, अब अगर मैंने फर्दर 40%, दिस विल टर्न टू मोर देन 50%। सो मेरा अब कंट्रोल है उस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर। तो अब कह रहा है कि अब मैंने वो गुडविल निकालना है। देखो गुडविल कैसे निकलता है हमें पता है। अभी हमारा कितना परसेंट एक्विजिशन है इसमें, हमने कहा पहले हमने 35 किया था, अब हमने 40 कर लिया, यानी कि टोटल 75 कर लिया। 75% अगर हमारा कंट्रोल है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया 25%। देखिए अब हमने जो कंसिडरेशन पे किया था वो 60,000 था। ए लिमिटेड ए आइडेंटिफाई द नेट एसेट्स ऑफ बी एज 1,20,000 रुपीज के नेट एसेट्स हैं बी के, जो हमने एक्वायर किए हैं। वैल्यू 35% जो शेयर्स थे जो हमने स्टार्टिंग में खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू हो गई है 45,000। मतलब पहले होके 42 हुआ, अब होकर के 45 हो गया, यानी कि 3,000 और इंक्रीज हो गया। कहता है एनसीआई जो वैल्यू होगा वो होगा एट प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड पे होगा। हमने कहा ठीक है, तो हमने कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, इजिली। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले जो ए लिमिटेड है, ए ने क्या किया है, एक्वायर किया है, एक्वायर्ड 35%। किसको, बी लिमिटेड को। भाई इस टाइम पे कंट्रोल नहीं आया इसका, सिंपल है। कितने पे एक्वायर किया था, ₹35,000 रुपीज में। ठीक है, कहता है कि ये तो हमने एक्वायर किया था 2015 में। कहता है कि 2016 में इसकी वैल्यू बढ़ के आपकी हो गई है 42,000, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका है 7,000। वो उसने बता भी दिया कि ये डिफरेंस किस वजह से है, आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन में अगली बात ये कह रहा है 2016 में इसने फर्दर एक्वायर किया है इसने, यानी कि दोबारा इसने एक्वायर किया है 40% दोबारा, यानी कि 35 प्लस 40% दोबारा इसने एक्वायर कर लिया। अब भाई देखोगे तो इस पे कितना कंट्रोल है ए लिमिटेड का, 75, यानी कि आउटसाइडर का कितना है 25%, यानी कि ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैंने बताया ये निकल गया। आउटसाइडर का पैसा इस बिजनेस में 25% है। टोटल ए लिमिटेड का कंट्रोल बी लिमिटेड में 75% हो गया। अब बात अभी बता रहा है कि जो बी लिमिटेड है उसके नेट एसेट्स कितने के हैं। नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो आपका है गिवन 1,20,000। देखिए ये जो इसने एक्वायर किया था 35%, इसने 35,000 में एक्वायर किया था। ये जो 40% एक्वायर किया उसके लिए इसने 60,000 पे किया। टोटल इसने कितना पे किया, इसने टोटल पे किया 60 प्लस 35, यानी कि 95,000 इसने पे किया। और इसने एक्वायर कितने एसेट्स कर लिए, 1,20,000 के एसेट्स इसने एक्वायर कर लिए। अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि ये जो 35,000 के ये जो है ये फर्दर रीवैल्यू होकर के आपका 42 से 45,000 हो गए। ठीक है, ये 45,000 बढ़ गए, तो यानी कि 3,000 यहाँ भी बढ़े हैं। अब इस 3,000 के बढ़ने का जब रीजन ना पता हो हमें, तो हमने क्या करा कि P&L में डाल दिया इसे।
ठीक है, देखो जब क्वेश्चन में सब मेंशन हो तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम P&L में डाल देंगे डायरेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट बोलता है क्वेश्चन में कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको हम वैल्यू करेंगे एट नेट एसेट्स मेथड, यानी कि जो हमें पता है हमने दो मेथड्स पढ़े थे, उसमें से हमें नेट एसेट्स मेथड में वैल्यू करना है इसको, नेट एसेट्स से वैल्यू करना है। ठीक है, तो हमने पहले, अगर हम जनरल एंट्री की बात करूं मैं, तो हमने टोटल OCI इज नथिंग बट अ P&L। आपको ये भी समझना है कि हमने ये भी P&L में डाला, ये भी P&L में डाला, तो दो चीज हमने P&L में डाल दिया। क्या क्या चीज देखो, पहले हमने डाला कि गेन हमें हुआ, यानी कि पहले हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हुआ, ये 3,000 हमें फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट करने से। 35,000 इन्वेस्टमेंट किया था, वो फर्दर वैल्यू होकर के 7,000 बढ़ा। 7,000 बढ़ने का रीजन हमें पता था OCI, और अगले का नहीं पता था हमें कुछ भी, तो हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट करने से हमारा ये 3,000 बढ़ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बताऊं OCI से कितना बढ़ा, OCI अकाउंट डेबिट से तुम्हारा 7,000, और ये हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, टू P&L में, कितना टोटल 10,000 ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने बताया हमारे पास क्या आया, हमारे पास एसेट्स आए, तो हमारे पास नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने क्या है, 1,20,000 क्या है। ठीक है, हमारे पास से कितना गया टू कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन के नाम पे हमारे पास से कितना गया, तो हमारे पास से जो कंसिडरेशन का गया, देखो हमने जो पहले 35% जो एक्वायर किया उसके लिए हमने कितना पे किया था, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था 35,000 का, जो रिवैल्यू होकर के फर्दर 45 का हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमने अगले 40% के लिए हमने कितना पे किया, 60,000 पे किया। जो अगला हमने 40% एक्वायर किया था वो हमने कितने में एक्वायर किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 60,000 हमने पे किया था अगले 40% स्टेक के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हमने बताया जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें हर चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी होती है ना, तो अब उसकी वैल्यू हो गई है 45,000। हमने अगर इतने के एसेट्स एक्वायर किए हैं तो हमारे पास से क्या क्या गया, हमारे पास आज अगर हमने एक्विजिशन किया बिजनेस, अगर आज हमने एक्वायर किया तो हम बोलेंगे ना जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसकी आज की वैल्यू बताओ। उसने बताया 45,000, हमने कहा ठीक है, तो हमने आपको 60,000 दिए, प्लस हम आपके पास हमारे ऑलरेडी आपके पास 45,000 के इन्वेस्टमेंट पड़े हैं आपके पास। अच्छा, और नॉन कम्प्रीहेंसिव इनकम NCI कितना है, NCI के लिए हमने कहा वर्किंग नोट बना देते हैं। देखिए वर्किंग नोट बना दिया हमने, और नीचे आ जाए वर्किंग नोट में हमने देखा तो NCI कैसे निकालते थे, हमने बताया था आपको दो मेथड है, एक नेट एसेट्स प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला लास्ट टाइम में, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको NCI निकालना है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड से, यानी कि फेयर वैल्यू मेथड से आपको नहीं निकालना। तो उसके लिए हमने बताया था कि जो एक्वायरी है उसका नेट एसेट्स कितना है। मैंने NCI का अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो NCI का कैलकुलेशन, तो उसमें मैंने बताया था नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कितना है आपका, वो है 1,20,000। अच्छा, और परसेंटेज जो होल्ड कर रखा है अदर देन एक्वायरर ने, यानी कि आउटसाइडर ने होल्ड कर रखा है, वो 25% है। कैसे, 40% और 35% मिला के कितना हो गया 75। सो द रिमेनिंग इज 25%, दिस विल अराउंड 30,000। सो आपका ये जो NCI आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30,000, एंड द बैलेंस विल बी कम एज गुडविल। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। गुडविल हमारा कितना आ जाएगा इसमें, गुडविल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 15,000 हमारा गुडविल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।